दोस्तों जरा एक बात सोचिए, अगर दुनिया में इंटरफेरेंस का वर्ल्ड कप होता तो अमेरिका शायद हर साल ट्रॉफी घर ले जाता। 1986 में लीबिया पर हमला, 2002 में इराक, फिर 2014 में सीरिया। मतलब मिडिल ईस्ट का नक्शा अमेरिका ने ऐसे बदलने की कोशिश की है जैसे कोई बच्चा अपनी कॉपी में बार बार पेंसिल से मैप बनाकर मिटाता रहता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा देश है जिसने पिछले कई दशकों से अमेरिका और उसके साथियों को बार बार एक ही जवाब दिया है, भाई यह मामला इतना आसान नहीं है। और वो देश है ईरान। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है इस देश में, क्यों इतने सालों से कोई भी ताकत इसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में नहीं ला पाई। क्योंकि इतिहास उठाकर देख लीजिए, रोमन्स आए, अरब आए, तुर्क आए, रशियन आए, ब्रिटिश भी कोशिश करते रहे, लेकिन पिछले करीब 600 सालों में ईरान की सीमा का 1 इंच भी स्थायी तौर पर नहीं हिला। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? न कोई सुपर हीरो आर्मी, न कोई जादुई हथियार, बल्कि सबसे बड़ा कारण है ईरान की ज्योग्राफी। अगर ईरान को एक लाइन में समझना हो तो मैं कहूंगा यह देश असल में एक नेचुरल फोर्ट्रेस है, यानी ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने बनाई हैं। जरा मैप खोलकर देखिए, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। साउथ में जाग्रोस माउंटेन रेंज फैली हुई है। ये इतनी लंबी और ऊंची पहाड़ियों की चेन है कि साउथ से आने वाले दुश्मनों के लिए ये लगभग दीवार बन जाती है। और मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे आप टर्की की तरफ जाते हैं, ये पहाड़ और ज्यादा ऊंचे और सख्त होते जाते हैं। मतलब अगर कोई दुश्मन सेना यहां से आने की सोच भी ले तो उसे पहले पहाड़ों से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जहां पहाड़ नहीं है वहां भी कुदरत ने कमाल कर रखा है। इराक की तरफ जहां टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदियां मिलती हैं, वहां दलदली इलाके हैं। अब आप सोचिए, टैंक लेकर आप दलदल में घुस गए तो हालत क्या होगी? वही जो बरसात में स्कूटी की होती है, बस फर्क इतना कि यहां स्कूटी नहीं, पूरी आर्मी फंस सकती है। फिर अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं, जहां कैस्पियन सी है, वहां मौजूद है अल्बोर्ज माउंटेन रेंज। यह भी एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है। और ईस्ट की तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती हैं। मतलब चारों तरफ पहाड़। और साउथ में पर्शियन गल्फ, यानी ईरान का पूरा देश एक नेचुरल किले के अंदर बैठा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस किले के अंदर भी कुछ ऐसा है जो किसी भी बाहरी सेना के लिए एक बुरा सपना बन सकता है। ईरान के अंदर दो विशाल रेगिस्तान हैं, दश्त ए कावीर और दश्त ए लूत। ये इतने बंजर हैं कि वहां रहना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ईरान की करीब 9 करोड़ की आबादी ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहती है। अब आप समझिए समस्या क्या है। अगर कोई दुश्मन सेना अंदर घुस भी जाए तो उसे सिर्फ लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, बल्कि पहाड़, मौसम, लंबी सप्लाई लाइंस और तंग रास्तों से भी लड़ना पड़ेगा। मतलब ये वही स्थिति है जैसे कोई पबजी में लड़ाई लड़ने जाए और सामने वाले ने पूरा मैप ही अपने हिसाब से सेट कर रखा हो। लेकिन कहानी में अभी असली ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि ईरान के पास सिर्फ पहाड़ ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल हथियार भी है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। और उस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पहले जरा समझते हैं कि यह जगह है क्या। मैप में पर्शियन गल्फ को देखिए। ऊपर का पूरा हिस्सा लगभग पूरा ईरान के पास है, लेकिन नीचे का हिस्सा कई देशों में बंटा हुआ है। इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। अब इन सब के बीच जो छोटा सा रास्ता है जिससे होकर सारी शिपिंग अंदर बाहर होती है, उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब सुनने में यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता लगता है, लेकिन असल में यह दुनिया की इकोनॉमी का सबसे क्रिटिकल चौक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर हम एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें तो कतर की करीब 90% गैस भी इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचती है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो दुनिया की इकोनॉमी को ऐसा झटका लगेगा जैसे किसी ने वाईफाई का मेन स्विच ऑफ कर दिया हो। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्ट्रेट का नॉर्थ वाला पूरा हिस्सा ईरान के कंट्रोल में है। यानी जियोग्राफी ने यहां भी ईरान को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा दे दिया है। अगर आप मैप को गौर से देखें तो ईरान की तरफ से यह जगह लगभग वी शेप बनाती है।
इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि ईरान 3 तरफ से इस पूरे रास्ते को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ जो हिस्सा ओमान के पास है वह बहुत छोटा और थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, और वहां भी पहाड़ी इलाके हैं। यानी अगर कभी तनाव बढ़ जाए तो ईरान के लिए इस रास्ते को ब्लॉक करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना सुनने में लगता है। और यही वजह है कि जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, दुनिया के ऑयल मार्केट में हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि सबको पता है कि अगर ईरान ने सच में हॉर्मुज बंद कर दिया तो सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। सोचिए, अगर अचानक दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई रुक जाए तो पेट्रोल की कीमतें कैसी होंगी? शायद पेट्रोल पंप पर लोग ऐसे लाइन लगाए जैसे भारत में नया आईफोन लॉन्च हुआ हो। और यही वजह है कि ईरान इस स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक लीवरेज की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन ईरान की ताकत सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसके पास एक और फायदा है, बहुत लंबी और खतरनाक कोस्ट लाइन। ईरान का कुल बॉर्डर करीब 8,730 किलोमीटर लंबा है, और इसमें से लगभग 2,800 किलोमीटर समुद्री तट है, जो कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ दोनों से जुड़ा हुआ है। अब आमतौर पर जब हम समुद्र के किनारे की कल्पना करते हैं तो दिमाग में रेत, बीच और नारियल के पेड़ आते हैं। लेकिन ईरान की कोस्टल लाइन वैसी नहीं है। यहाँ कई जगहों पर समुद्र के ठीक बाद ऊंचे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर ईरान ने कई जगहों पर मिसाइल बेस और सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। मतलब अगर कोई दुश्मन समुद्र के रास्ते हमला करने की कोशिश भी करे तो जैसे ही वह किनारे पहुंचेगा, सामने पहाड़ खड़े मिलेंगे और ऊपर से मिसाइलें भी। यानी जियोग्राफी यहां भी ईरान की तरफ है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी जमीन नहीं होती, बल्कि वहां रहने वाले लोग भी होते हैं। और यहीं से ईरान की कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ईरान कोई ऐसा देश नहीं है जहां सिर्फ एक ही जाति या एक ही पहचान वाले लोग रहते हों। ये एक मल्टी एथनिक कंट्री है। मतलब यहाँ कई अलग अलग कौमें रहती हैं, जैसे पर्शियन, एजरी, कुर्द, अरब, बलोच, तुर्कमैन और कई छोटे छोटे कबीले। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वाह कितनी डाइवर्सिटी है, तो हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति में यही डाइवर्सिटी कई बार सिरदर्द भी बन जाती है, क्योंकि हर ग्रुप चाहता है कि उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और उसके अधिकार सुरक्षित रहे। मतलब देश चलाना कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे एक ही घर में 5 लोगों को अलग अलग तरह का खाना चाहिए। किसी को दाल चाहिए, किसी को पिज्जा, किसी को बिरयानी, और अगर सबको खुश नहीं रखा तो घर में बहस शुरू। ईरान में भी कुछ ऐसा ही है। अलग अलग पहाड़ी इलाकों में अलग अलग कबीले रहते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी पहचान रखते हैं, और कई बार इनके बीच सैकड़ों साल पुराने मतभेद भी मौजूद हैं। अब सवाल आता है, फिर यह देश टूटता क्यों नहीं? इसका जवाब है एक कॉमन पहचान, और वो है शिया इस्लाम। ईरान की करीब 95% आबादी शिया मुस्लिम है। यानी चाहे उनकी जाति अलग हो, भाषा अलग हो, लेकिन धार्मिक पहचान उन्हें एक छतरी के नीचे जोड़ देती है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ हमेशा शांत रहता है। ईरान में समय समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। हाल के सालों में भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं जिनमें हजारों लोग मारे गए। मतलब अंदर से देश में बहस, असहमति और राजनीति हमेशा चलती रहती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। जब भी ईरान पर बाहर से हमला होता है तो यही अलग अलग ग्रुप अचानक एक साथ खड़े हो जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान इराक युद्ध। 1980 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने सोचा कि अभी अभी ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है, सिस्टम थोड़ा कमजोर होगा, सेना बिखरी होगी, यानी हमला करने का परफेक्ट टाइम है। तो इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम को उम्मीद थी कि ईरान के अंदर रहने वाले अरब और दूसरे ग्रुप शायद इराक का साथ दे देंगे और देश अंदर से टूट जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अलग अलग ग्रुप्स के लोग ईरानी नेशनलिज्म के नाम पर एक साथ खड़े हो गए। सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि आम लोग भी युद्ध में शामिल हो गए। कई लोग तो बिना ट्रेनिंग के ही मोर्चे पर चले गए, और जो युद्ध सद्दाम हुसैन को लगा था कि कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, वह पूरे 8 साल तक चला। इस युद्ध में करीब 10 लाख लोग मारे गए,
दोनों देशों की हालत खराब हो गई। लेकिन अंत में सबसे दिलचस्प बात क्या हुई? इतने लंबे और खून खराबे वाले युद्ध के बाद भी इराक ईरान की जमीन का 1 इंच भी नहीं ले पाया। यानी यह साफ हो गया कि ईरान को हराना सिर्फ सेना से लड़ने जैसा नहीं है, यह पूरे समाज से लड़ने जैसा है। और यही चीज किसी भी बाहरी ताकत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। लेकिन अभी एक और वजह बाकी है जो ईरान को लगभग अनइन्वेडेबल बनाती है, और वह है इस देश का विशाल आकार और स्ट्रैटेजिक डेप्थ। क्योंकि कई बार किसी देश की सबसे खतरनाक ताकत उसकी सेना नहीं होती, बल्कि उसका आकार होता है। ईरान इसका परफेक्ट उदाहरण है। यह देश करीब 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आपको यह नंबर थोड़ा सूखा लग रहा है तो इसे ऐसे समझिए, इसमें आराम से 2 पाकिस्तान जैसे देश फिट हो सकते हैं। मतलब यह कोई छोटा सा टारगेट नहीं है जिसे किसी फिल्म की तरह 2 हफ्तों की जंग में जीत लिया जाए। असल में ईरान एक तरह की स्ट्रेटेजिक भूल भुलैया है। मान लीजिए कोई दुश्मन सेना किसी तरह इसकी सीमा पार कर भी लेती है, तो क्या होगा? क्या तुरंत जीत मिल जाएगी? नहीं, असली मुश्किल तो उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि बॉर्डर पार करने के बाद दुश्मन को आगे बढ़ने के लिए पहाड़ी रास्तों, रेगिस्तानी पठारों और गहराई में बसे शहरों से गुजरना पड़ता है। और इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ। मतलब दुश्मन जितना अंदर घुसता जाएगा, उसकी सप्लाई लाइंस उतनी लंबी होती जाएंगी। अब जरा कल्पना कीजिए, टैंक को फ्यूल चाहिए, सैनिकों को खाना चाहिए, हथियारों को गोला बारूद चाहिए, और ये सब चीजें हजारों किलोमीटर दूर से आ रही हैं। मतलब जितना अंदर जाओगे उतना ही ज्यादा लॉजिस्टिक्स का प्रेशर बढ़ेगा। और ऊपर से रास्ते आसान भी नहीं हैं। कहीं पहाड़, कहीं रेगिस्तान, कहीं संकरे दर्रे। यानी दुश्मन सेना धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और इसी बीच ईरान को समय मिल जाएगा अपनी डिफेंस मजबूत करने का। अब जरा ईरान के बड़े शहरों को देखिए, तेहरान, इस्फान, मशहद। ये शहर बॉर्डर के पास नहीं है, बल्कि काफी अंदर की तरफ है। मतलब अगर कोई सेना इन शहरों तक पहुंचना चाहती है तो उसे पहले सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसना पड़ेगा। और तब तक हालत कुछ ऐसी हो सकती है जैसे कोई लंबी ट्रैकिंग पर निकल गया हो। शुरुआत में जोश बहुत होता है, लेकिन कुछ दिन बाद पैर जवाब देने लगते हैं। इसीलिए कई एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की जमीन खुद एक खामोश गार्ड की तरह है। ये दुश्मन को तुरंत नहीं रोकती, बल्कि उसे धीरे धीरे थकाती है। इतिहास में भी यही हुआ है। कई ताकतों ने ईरान को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन लंबी लड़ाइयों, कठिन ज्योग्राफी और मजबूत समाज के सामने टिकना आसान नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य का दौर याद कीजिए। उस समय दुनिया का आधा नक्शा उनके कब्जे में था। भारत, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के कई इलाके। लेकिन ईरान कभी उनकी कॉलोनी नहीं बना। और आज भी यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश जानते हैं कि सीधे सैन्य तरीके से ईरान को हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए अक्सर उनकी रणनीति यह होती है कि अंदर से बदलाव लाया जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर ईरान के लोग खुद अपने सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएं तो कहानी बदल सकती है। लेकिन जब बात बाहरी दुश्मन की आती है तो इतिहास बार बार दिखाता है कि ईरान के लोग अक्सर एक साथ खड़े हो जाते हैं। यानी अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझें, ईरान को मजबूत बनाती है उसकी ज्योग्राफी, उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसकी विविध आबादी और उसका विशाल आकार। और इन सब को मिलाकर यह देश बन जाता है एक ऐसा किला जिसे बाहर से तोड़ना दुनिया की सबसे मुश्किल पहेलियों में से एक है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या भविष्य में भी ईरान इसी तरह अजेय बना रहेगा, या बदलती टेक्नोलॉजी और राजनीति इस किले में दरार डाल सकती है? यही थी ईरान की कहानी। एक ऐसा मुल्क जिसे सिर्फ उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी ज्योग्राफी, लोग और इतिहास मजबूत बनाते हैं। इसलिए इसे हराना सिर्फ जंग जीतने जैसा नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम से टकराने जैसा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में कोई देश सच में इनएविटेबल हो सकता है? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।